नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वृतांत में। आज हम कुछ जो ज्वलंत मुद्दे हैं अभी जो चल रहे हैं, एक जो हमारा डोमेस्टिक मुद्दा है जो बिहार इलेक्शन से रिलेटेड है, जो एसआईआर चली है इलेक्शन कमीशन की, उसके बारे में, और दूसरा जो मुद्दा है जो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, जो यूएस ने हमारे ऊपर 25% का टैरिफ लगा है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके हमने पिछली भी वीडियो में बात किया था कि जो टैरिफ लगा है उसके पीछे की कहानी क्या है, उसका इम्प्लीकेशंस क्या होगा इंडिया पे एंड यूएस पे भी। हमने बात किया था कि ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया उससे इम्पैक्टेड होगा, इंडिया की रेवेन्यू गिरेगी या उसका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा 83 बिलियन डॉलर का जो उसके साथ ट्रेड है, एक्सपोर्ट है, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा एंड शायद हम उसको कवर कर पाएंगे। बाकी जो हमारे पार्टनर्स हैं जिससे ट्रेड डील ऑलरेडी हमारी हो चुकी है, चाहे वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो या फिर यूरोपियन यूनियन से हमारा डिस्कशन चल रहा है, यूके से हमारा हो चुका है ट्रेड डील, ऑस्ट्रेलिया से हो चुका है। शायद ऐसा हो सकता है, जो हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमेशा से यूएस प्रेसिडेंट्स करते रहे हैं कि इंडिया, चाइना और रशिया एक साथ ना आए, ऐसा हो सकता है कि भारत और चाइना अपने जो बॉर्डर के मुद्दे हैं उनको छोड़ के और बिजनेस में साझेदार बने और वो काउंटर करें जो यूएस की एक टैरिफ की धमकी है। हर एक को ट्रेड वॉर का एक तरह से वो टैरिफ को एक तरह से वेपन बना रहे हैं, वेपनाइज कर रहे हैं, जिसको बार बार चाइना और रशिया कह रहे हैं कि ये सही तरीका नहीं है, चाहे वो ब्राजील हो, चाहे ब्रिक्स कंट्री जो भी हैं वो कह रही हैं। और दबे जबान में यूरोपियन यूनियन और बाकी लोगों ने भी वही कहा है, बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं पूरे वर्ल्ड के, उन्होंने भी यही कहा है। अब उसमें बात जो निकल के आ रही है वो क्या है, जिसके बारे में आज बात करना था, वो ये है कि अभी कुछ बातें निकल के आ रही हैं कि शायद ये जो सारी टैक्टिस है ट्रम्प की, जो कि टैरिफ की जो धमकी हमें दे रहे हैं, वो टैरिफ की धमकी इसलिए है कि भारत, आप सबको पता है कि हमारी जो एयरफोर्स है उसको फाइटर जेट्स की बहुत जरूरत है अभी, क्योंकि हमारे फाइटर जेट्स का ऑर्डर दिया गया है, हमारे जो इंडिजिनियस डेवलपर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको दिया गया है, एचएएल को दिया गया है, तेजस जो वो प्रोड्यूस कर रहा है, जैगुआर प्रोड्यूस कर रहा है, पर समहाउ अभी तक वो डिलीवर नहीं हो पाए हैं। आप सबको पता है कि भारत को कम से कम 43 से 45 स्क्वाड्रन की जरूरत है दोनों मोर्चों पे लड़ने के लिए, चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान हो, दोनों को मिलाए। अगर चाइना पाकिस्तान साथ आते हैं तो उन दोनों मोर्चों पे अगर लड़ना पड़े तो कम से कम 43 स्क्वाड्रन की जरूरत है, जो कि आज के रेट में इंडिया के पास 25 है। एंड पाकिस्तान ने खुद का अपना स्क्वाड्रन बढ़ा के ऑलमोस्ट 20 तक पहुंच चुका है, चाइना और यूएस के हेल्प से। तो भारत को अगर उनको काउंटर करना है तो काउंटर करने के लिए कम से कम 43 से 45 जाना चाहिए। अब जाना चाहिए तो उसके लिए जरूरी है, और दूसरा, एक तो स्क्वाड्रन बढ़ाने चाहिए, और दूसरा हमारे पास, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, तो हमें भी उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और जल्दी से जल्दी हमारे जो स्क्वाड्रन है, हमारी जो एयरफोर्स है, उसमें 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अब उसका दो तरीका है, एक कि हम प्रोड्यूस करें तो क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग चीजें हैं, जो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है इसको मैन्युफैक्चर करने में, इसको बनाना इतना आसान नहीं होता है। उसका जो भी बिठाना, फैक्ट्रीज बिठाना, उसका प्रोडक्शन बढ़ाना, ये लंबा काम है, अब इतना जल्दी हो नहीं सकता है। तो दूसरा तरीका ये है कि भाई हम प्रोक्योर कर लें, इंपोर्ट कर लें, कहीं किसी और कंट्री से ले लें। तो अभी जो सबसे उन्नत फाइटर जेट्स जो हैं, जो 5th जनरेशन के, वो दो हैं जिनमें कंपटीशन है। पहला है सुखोई 57, Su-57, जो रशिया देने को तैयार है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ में इंडिया को, और साथ में वो उसका कुछ हिस्सा इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए भी तैयार है। उसका फायदा ये होगा कि भारत को उसकी टेक्नोलॉजी भी मिलेगी और भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि हमारे पास स्किल्ड मैन पावर होगा। एंड आगे चल के हम खुद के जो फाइटर जेट्स बना रहे हैं उसमें हमें स्किल्ड मैन पावर मिलेगा, जिसकी स्पीड हम बढ़ा सकते हैं। एंड देन शायद हम आत्मनिर्भर जो होने की बात बार बार करते हैं, उसमें हम और आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा जो कॉम्पिटिटर है वो है यूएस का, जो F-25 है, F-35 है, वो
F-35 उसका जो है, जिससे आपने सुना होगा कि F-16 पाकिस्तान को उसने दिया हुआ है। जब अफगानिस्तान की वो लड़ाई लड़ रहा था उस टाइम पे या उसके पहले भी अपनी बचाव के लिए, अपने साथ में यूज करने के लिए, अपने इंटरेस्ट में उसने F-16 पाकिस्तान को दिए हुए हैं। अब उनका ये प्लान था कि F-35 जो है वो इंडिया को बेचा जाए। भारत हमेशा ये कहता रहा है कि जो भी डिसीजन होंगे, चाहे वो स्ट्रैटेजिक होंगे, चाहे वो ट्रेड को लेके होंगे, चाहे किसी भी मामले में अगर जो डिसीजंस लिए जाएंगे, ये गवर्नमेंट का हमेशा से स्टैंड रहा है कि वो भारत के इंटरेस्ट में लिए जाएंगे। किसी के बिना दबाव में आए, किसी की बात बिना सुने वो करेंगे। वो ये गवर्नमेंट करने का हमेशा प्लेज लेती है कि जो भारत के हित में होगा। अब हो ये रहा था कि तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे पास सुखोई के कुछ प्लेन्स हैं, Su-29, Su-25, ये सब हमारे पास हैं। इंडियन गवर्नमेंट ये प्लान कर रही थी, एक तो कंपेयर कर रही थी, दूसरा इंडियन गवर्नमेंट ये प्लान कर रही थी और बार बार ये डिस्कशन चल रहा था, नेगोशिएशन चल रहा था कि जिस तरह से Su-57 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ में, और साथ में जो मेड इन इंडिया का जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि आप हमें बेचेंगे तो कुछ हिस्सा आप इंडिया में भी बनाइए, कुछ इंडियन कंपनीज को आप उसमें पार्टनर बनाइए, जैसे हमने राफेल के साथ किया हुआ था कि हमारा जो लोकल एक पार्टनर बना था अनिल अंबानी की कंपनी, आपने सुने रहेंगे, जिसपे बहुत सारा विवाद भी हुआ था। लेकिन हम चाहते हैं कि वो जो इंडस्ट्री है, फाइटर जेट बनाने वाली इंडस्ट्री, वो प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं या फिर गवर्नमेंट की जो हमारे कुछ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, उन सब कंपनीज को आप पार्टनर बनाएं, यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें और यहाँ पे मैन्युफैक्चर करें। जिससे क्या होगी, हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, हमारा मैन पावर, हमारी स्किलिंग होगी, एंड आगे चल के हम उसको अपने यूज के लिए यूज कर सकते हैं, अपने फाइटर जेट्स बनाने के लिए। इस तरह से इंडिया नेगोशिएट कर रहा था कि अगर F-35 का कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है और वो मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ होती है तो शायद उसके साथ हमारी डील हो सकती है और हम शायद उसको प्रोक्योर कर सकते हैं। बट समहाउ यूएस इसके लिए तैयार नहीं होता है। आप सबको पता है कि यूएस हमेशा लगाम अपने हाथ में रखना चाहता है, ये यूएस की आदत है। वो चौधरी बनने की जो आदत है वो कहीं नहीं जाती है। जबकि इंडिया उस लीग से बाहर निकलना चाहता है कि हमारा चौधरी कोई और हो, क्योंकि हमेशा इंडिया का कहना है कि भाई हम फ्री कंट्री हैं, एक सॉवरेन कंट्री है और किसी के कंट्रोल पे हम नहीं चलेंगे। पाकिस्तान जैसा नहीं है कि वो कोड देगा तो वो फिर F-16 चलेगा, फिर F-16 कहीं गिर गया तो फिर उसके बाद यूएस उसकी लगाम खींचेगा। ऐसा इंडिया नहीं चाहता है। इंडिया चाहता है कि आप पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो, हमें फ्रीडम दो, अगर हमने हथियार खरीदे हैं तो वो हमारा है, फिर उसकी रिपेयरिंग, बाकी सब चीजें अगर हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है तो शायद हम खुद कर पाएंगे, आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अगर आपने सुना होगा कि एक उनका F-35 जो उन्होंने यूके को बेचा हुआ था, वो यहाँ आके केरला में हमारे पास हमारे पोर्ट पे था, क्या वो खराब होने की वजह से था या इंडिया ने उसको खुद से पार्क कराया था और उसकी टेस्टिंग कर रहा था कि उसे लेना है कि नहीं लेना है, ये अभी भी एम्बिग्यूटी है। मुझे जहां तक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से है वो ये पता चलता है कि इंडिया, वो कोई खराब नहीं हुआ था, इंडिया उसको अपने पोर्ट पे रख के और उसकी पूरी जांच करना चाहता था कि क्या वो हमारे काम का है या नहीं है। इस तरह से सारा कुछ जांच परख करने के बाद कुछ ऐसी चीजें चल रही थी जिससे हो सकता था कि F-35 इंडिया परचेज करने के, इंडिया प्रोक्योर करने के पक्ष में नहीं जा रहा था, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और बाकी चीजें हमारे पास नहीं आ रही थी। इस वजह से कुछ सिचुएशन डबाडोल थी, ऐसा लग रहा था कि वो हथियार हम नहीं खरीदेंगे। उस वजह से अगर आप देखोगे तो ट्रंप ने ये सारी धमकी दी है। इसका ट्रेड से लेना देना कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 83 बिलियन का जो उसका ट्रेड है, उसका 43 बिलियन का, इसमें उसको कुछ खास मिलने वाला नहीं है। बढ़ बढ़ के वो कह लीजिए जो अमेरिकन गुड्स होते हैं ये डबल हो जाएंगे हमारे पास, और वो अमेरिका के पूरे एक्सपोर्ट का बहुत छोटा हिस्सा होता है। लेकिन अमेरिका की पूरी इकोनॉमी, वो जो हथियार बेच के चलाता है, जो फाइटर जेट्स बेचता है, वो जेट्स बेचता है, बॉम्ब्स बेचते हैं, सबमरीन बेचता है, उन सब पे वो एक्सपोर्ट करता है, उस पे उसकी पूरी इकोनॉमी चलती है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ये पूरा जो दबाव बनाया जा रहा है भारत पे, वो दबाव इसलिए बनाया जा रहा है कि उसका जो F-35 है वो भारत प्रोक्योर करे। बट भारत अपने इंटरेस्ट को देखते हुए, क्योंकि हमारे 80% जो हथियार हैं वो हम रशिया से खरीदते हैं, वाइल हम ये चाहते थे कि हमारा डाइवर्सिफाई हो जाए, जो भी हमारा एम्युनिशन है, कुछ हथियार हमारे पास अमेरिकन हो, कुछ
फ्रेंच हो, कुछ रशियन हो। ऐसा ना हो कि हम हेवीली डिपेंडेंट किसी एक कंट्री पे हो, क्योंकि रशिया का जो लीनिंग अभी चाइना के साथ है उसको देखते हुए इंडिया डाइवर्सिफाई करना चाहता था ये सारी चीजें। लेकिन समहाउ वो यूएस से बात करने के बाद यूएस का जो ये ट्रांसफर का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जो एडमेंट थे उसकी वजह से मामला बिगड़ता दिख रहा था, जिसकी वजह से उस लॉबी के प्रेशर में आके ट्रंप ने ये सारी धमकी भारत को दी है। अभी भी भारत, इसीलिए अगर आप देखेंगे तो ट्रेड डील पे जो डिस्कशंस चल रहे हैं वो डिस्कशंस में कोई भी भारत ने प्रतिक्रिया नहीं दी है। पीयूष गोयल जी ने खाली आके और संसद में ये बताया है कि भारत अपने एग्री प्रोडक्ट्स और डेयरी में कोई समझौता नहीं करेगा, अपने किसानों और अपने जो डेयरी इंडस्ट्री है उसके साथ कोई समझौता नहीं होगा, कोई उसमें इंडिया के इंटरेस्ट के साथ कोई समझौता नहीं होगा। ये बात क्लियर करके वो चले गए हैं। उसके अलावा भारत ने इस चीज पे कोई बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो इससे लगता है भारत वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है। और आप देखेंगे तो ट्रंप ने उस दिन धमकी दी 1 तारीख से ये एप्लीकेबल होगा, लेकिन उस चीज को उसने 7 तारीख तक बढ़ाया, बोला नेगोशिएशन चल रहे हैं और उसके बाद चीजें जाएंगी। तो बैकडोर डिस्कशन चल रहे हैं, बट मोटा माटी ये लगता है कि ये पूरा जो प्रेशर है, प्रेशर टैक्टिक्स है, वो इसलिए है कि भारत F-35 प्रोक्योर करे, जबकि भारत अपने इंटरेस्ट को देखते हुए डिसाइड कर रहा है कि क्या उसको F-35 लेना है या सुखोई 57 लेना है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आप भी बताइए आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे। दूसरा मुद्दा है, बिहार में SIR पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। अगर आपने देखा होगा तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने एक आधार कार्ड दिखाया था, वोटर आईडी कार्ड दिखाया था, इलेक्शन कमीशन का आईडी दिखाया था और कहा था कि हमारा खुद का नाम नहीं दिख रहा है वोटर लिस्ट में, तो मैं चुनाव कैसे लड़ पाऊंगा। पहले दिन तो उनको लगा कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा किया और उसके साथ में जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, जो सेंटर में रूलिंग पार्टी है, उसको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और वो बदनाम कर रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि वो दांव उनके ऊपर उल्टा पड़ गया। वो दांव ऐसे उल्टा पड़ गया कि जब पिछली बार वो जो इलेक्शंस लड़े थे और जो उन्होंने वोटर आईडी कार्ड का नंबर दिया हुआ था वो वोटर आईडी अलग है और जो वोटर आईडी कार्ड का नंबर दिखा रहे थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो दोनों अलग है। तो इसको जो बीजेपी है उसने उठाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पूरी जनता तक पहुंचाया कि क्या तेजस्वी यादव भी 2 वोटर आईडी कार्ड होल्ड करते हैं, क्या वो फ्रॉड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने जाल में वो खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं उनके ऊपर, बहुत सारे लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव करना क्या चाहते हैं। जैसा कि हम वृतांत में जानते हैं कि पीछे की कहानी क्या है, करना क्या चाहते हैं। एक्चुअली आप देखेंगे तो बार बार राहुल गांधी जो हमारे ऑटोनोमस बॉडीज हैं, जो अलग अलग हमारी संस्थाएं हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं और सेम रास्ते पे चलते हुए तेजस्वी हो, अखिलेश हो या स्टालिन हो या फिर बाकी जो नेता हैं कांग्रेस के और विपक्षी पार्टियों के, अगर आप देखेंगे तो वो जो हमारी संस्थाएं हैं उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे होगा क्या, क्या करना क्या चाहते हैं ये करना ये चाहते हैं। अगर आपको याद होगा तो जब ट्रंप यूएस में हारा था तो उसने कहा था कि चुनाव में फ्रॉड हुआ है, अगर आपको याद होगा तो, कि उसको फ्रॉड करके चुनाव हराया गया है। और फ्रॉड करके चुनाव हराया गया, इसका केस चला, हालांकि उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आई, ट्रंप को जेल जाना पड़ा और बहुत सारे अलग अलग केसेस हुए। सिमिलरली एक तरह से ये एक नेक्सस चल रहा है, जिस नेक्सस के थ्रू विपक्षी पार्टियां जितने भी हमारी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को डिग्रेड करना चाहते हैं, उन पे जो आम आदमी का भरोसा है वो भरोसे को कम करना चाहते हैं और एक तरह से ये सिचुएशन बनाना चाहते हैं कि जो भी संस्थाएं इस गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही हैं वो किसी प्रेशर में काम कर रही हैं और वो सही नहीं है। जबकि अगर आप देखेंगे तो जब यही पार्टियां जीतती हैं तो वो चुनाव आयोग सही हो जाता है और जब ये हार जाती हैं तो वो चुनाव आयोग और ये ईवीएम सब खराब हो जाता है। अगर ये कहते हैं कि कर्नाटका चुनाव में महाराष्ट्र चुनाव में धांधली हुई, तो क्या वो धांधली कर्नाटका में नहीं हुई? क्या वो धांधली तेलंगाना में नहीं हुई? क्या वो धांधली हिमाचल में नहीं हुई? एंड कल को मान लीजिए ये एसआईआर हो रहा है, एसआईआर होने के बाद भी जो भी वोट्स निकाले गए हैं, 50 लाख 60 लाख का जो नंबर आ रहा है, वो वोट निकाले गए हैं। अगर वो निकालने के बाद
ऐसा होता है, जो कि होते हुए दिख नहीं रहा है, बड़े विपक्ष जीत जाता है, विपक्ष की सीटें ज्यादा आ जाती हैं। तो क्या फिर भी कहेंगे कि ये SIR फ्रॉड है और वो लोग इस्तीफा देंगे? क्या वो बोलेंगे कि नहीं, हम सरकार नहीं बनाएंगे क्योंकि फ्रॉड से हमने चुनाव जीता है? तो ऐसा होगा नहीं। अभी क्या चल रहा है कि ये सारी पार्टियां मिलके और जो संस्थाएं उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। राहुल गांधी वही काम बाहर जाके करते हैं और ये जो बाकी उनके जो सहयोगी दल हैं वो भारत में कर रहे हैं। इससे होगा कुछ नहीं, इससे होगा कि लोगों का भरोसा कम होगा इन संस्थाओं पे। एंड भरोसा कम होने से फायदा किसका होगा, ये खुद को इनको पता नहीं है। अगर उसका फायदा होता है तो वो फायदा रूलिंग पार्टी को ही जाएगा। इनको ये बात की समझ नहीं है, क्योंकि ये वो पॉलिटिशियन नहीं है सीजन जो इन चीजों पे आगे बढ़ रहे हैं। एक तरह से आप देखेंगे तो ये बीजेपी के जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या होगा कि ये SIR और बाकी सब चीजों पे, संस्थाओं पे हमला करने में फंसे रह जाएंगे और बीजेपी के उन मुद्दों को जिसको इनको उठाना चाहिए, उन मुद्दों को ये उठा नहीं पाएंगे। एंड शायद वहां पे जब बीजेपी अपना फॉर्मल प्रचार शुरू करेगी तो ये पीछे होते हुए दिखाई देंगे। एक चीज मानना पड़ेगा, बिहार में अगर आप देखेंगे तो प्रशांत किशोर जो प्रचार कर रहे हैं, या प्रशांत किशोर जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, वो SIR को छोड़ के सारे जमीनी मुद्दे उठा रहे हैं। जिस तरह से वो प्रचार कर रहे हैं, एक्चुअली सही तरीका वो है। एक तरह से कह लीजिए कि हालांकि वो भी ऐसा नहीं है कि सरकार के साथ हैं, वो भी सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं, बट वो उन मुद्दों की बात कर रहे हैं जिन मुद्दों का सरोकार सीधे सीधे जनता से है। अब विपक्षी पार्टियों को भी वही करना चाहिए, रादर देन कि वो जो संस्थाएं हैं उन पे क्वेश्चन उठाएं। तो इस तरह से हो क्या रहा है कि ये अपना रास्ता भटक रहे हैं, और रास्ता भटकने में होगा क्या कि ये इन सब चीजों में अटके रह जाएंगे। और बीजेपी जब अपना फॉर्मल चुनाव शुरू करेगी तो उन मुद्दों पे जिस पे बात होनी चाहिए वो छोड़ के बाकी चीजों पे बात करके फिर से वापस एक बार चुनाव जीत जाएगी। एंड फिर ये यही कहते रह जाएंगे कि EVM हैक कर लिया, या फिर इन्होंने SIR की वजह से जीत लिया, जो अभी राहुल गांधी कर रहे हैं जगह जगह घूम के। तो आज के लिए अभी इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इन दोनों मुद्दों पे? आप भी अपने विचार लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।